हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह और कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी में। और कानों में कंगना किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुमांजलि में। याद रखना है, कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुमांजलि में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। और इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना है, कानों में कंगना कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। ये इस कहानी के कुछ इम्पोर्टेंट पात्र हैं। जो किरण है, ये कहानी की केंद्रीय पात्र है। नरेंद्र हैं, किरण के पति हैं। योगीश्वर हैं, जो किरण के पिता हैं। जूही है, किरण की सेविका हैं। और जो मोहन है, ये नरेंद्र के दोस्त हैं। और एक है किन्नरी। जो किन्नरी है, इसके मोह पास में जो है नरेंद्र फंस जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, बस इतने ही पात्र है ये। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। किसने कहा? किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? ये नरेंद्र प्रश्न करते हैं किरण से। किरण क्या कहती है कि उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। कौन कहती है? किरण। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। भोरी यानी भोली। भोरी यानी भोली। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से भरे हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद वायु ने छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। देखिए, मैंने बताया है कि इस कहानी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है कानों में कंगना कहानी का, इसमें पहले भाग में प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पहले में, लेकिन बाद में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पहले आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर। यहाँ प्रकृति का चित्रण किया गया है। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपने मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। ये सब जो है ये नरेंद्र बता रहे हैं। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सहस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाहें ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला,
या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठकर किसी अपरूप बालिका की है सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें नूरजहां का भी जिक्र किया गया है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन कहे, कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुँह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। तो यहाँ पर जो है पहला भाग हमारा समाप्त होता है। अब दूसरा। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरी चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही। राम का भी जिक्र किया गया है। पीछे नूरजहां का आया था, याद रखना है। मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदन पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्षी छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। राम और कृष्ण दोनों को याद रखना है। उतर कर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किस स्थान का नाम आया है? ऋषिकेश। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिंकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक योगी बनाकर कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। कौन से वन में? ऋषिकेश में जो सुंदर वन है, उसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल यानी पृथ्वी पर ही रहते थे, तथापि उन्हें
इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। किसके चरणों में थी? सरस्वती के। या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका, कौन सी बालिका? किरण, स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावद जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मल्य वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि जो नरेंद्र बताते हैं कि जिस दिन मेरी शिक्षा पूरी हुई, उस दिन मैं योगीश्वर के लिए 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। किसको उठा कर ले गई? तो कंगन को। वह क्या समझकर चुप रह गए, समय का अद्भुत चक्कर है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुँह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अनंत अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? और यहीं पर ये दूसरा भाग है जो समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो। यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि जैसे पानी में कोई कंकड़ी हम मार देते हैं तो पानी थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है, लेकिन वापस क्या है, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर यानी थोड़ी देर के लिए जल भर का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग छुआस हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखों से उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मल्य वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था।
अब वह लाल चोली, अब किरण के बारे में बताते हैं कि क्या पहनती है। लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करदनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। किरण के विषय में बताते, जब ये शादी करके नरेंद्र के साथ आ जाती है तो कहते हैं कि जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह क्या पहनती थी? लाल चोली, हरी साड़ी, सिंदूर पर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली और गले की कंठी और कमर में क्या पहनती? करदनी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। जूही इनकी सेविका है। या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। क्या खरीद कर लाते थे ये किरण के लिए? कटकी गहने और विलायती चूड़ी। देखिए, मैंने पहले कानों में कंगना कहानी की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के से है जो वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख लीजिए। उसमें मैंने ये सब बातें बताई है। किरण के लिए क्या लाते हैं? कटकी गहने, विलायती चूड़ी। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थीं। अब जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यों ही साल 2 साल मुरादाबाद, याद रखना है कहाँ पे? मुरादाबाद में। किस का जिक्र आया है शहर का? तो मुरादाबाद। यों ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन इनका क्या है? दोस्त है। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या? लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नसासी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। इस कहानी में देखिए, प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट किया गया है। आप इसमें समझने की कोशिश करना। इस कहानी में जो है पत्नी के प्रति क्या है? प्रेम, और जो किन्नरी है उसे मोह पास में फंस जाते हैं तो वासना। यहाँ पे प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट किया गया है। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। देखिए कितने महीने तक ये उनके साथ, 5 महीने तक। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल। याद रखना है, ये किन्नरी के लिए क्या लेकर जाते हैं? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार और कटकी कर्णफूल। और किरण के लिए क्या लाते हैं? कटकी गहने और विलायती चूड़ी। दोनों बातें याद रखनी है। किरण के लिए कटकी गहने और विलायती चूड़ी, और जो किन्नरी है बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार और कटकी कर्णफूल। सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तरंजित चरणों पर रखे। किरण हेमत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सैसंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे और मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी।
चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने सवर को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने सवर के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। देखिए, किन्नरी के मुँह पास में फंसकर ये अपनी पत्नी के सारे गहने किन्नरी पर लौटा देता है, लेकिन अब कुछ नहीं बचता। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था और श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह तकिए के सहारे निसहाय निष्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी, यानी उसने धीरे से कहा, हाँ। कहाँ? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? देखिए, इस कहानी का जो प्रारंभिक अंश है वो क्या है, अत्यधिक आकर्षक है, यानी, और अंत में क्या है, जो है किरण की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी का जो अंत है वो कैसा है, दुखद है। आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत है जो सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी बचा पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। ये थी आज हमारी कानों में कंगना कहानी। इस कहानी में देखिए, यह रचना, या ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है ये कहानी। और देखिए, ये जो कहानी मैंने बताया था कि कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है, तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1912 में। और जो कुसुमांजलि कहानी में जो है 6 कहानियाँ संकलित हैं। सूरबाला, बिजली, मरीचिका, कानों में कंगना, गुड़गुड़ी कीरबाला और कुसुमांजलि, ये 6 कहानियाँ इसमें कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ये संकलित हैं। ये थी आज हमारी कानों में कंगना। हमने पूरी कहानी को पढ़ लिया है कंप्लीट। आप भी इसे पढ़िए, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए और एक बार खुद से पढ़िए, आपको याद हो जाएगी। छोटी सी है, आसान सी कहानी है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के बाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।